हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं नेशनल इमरजेंसी एक नए चैप्टर एक नए टॉपिक के साथ, जो कि पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक है। दिस इज बेसिकली यूजफुल यूपीएससी, जेपीएससी, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर जनरल पर्पस। सो इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल इमरजेंसी। हमने इससे पहले एक वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमने बात कर लिया है। नेशनल इमरजेंसी को लगाने का यानी कि घोषित करने के लिए आधार क्या क्या होंगे, कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं, है ना, इन सब बातों पर कर लिया हमने बात। हमने तीन तरह के इमरजेंसी की बात की, जो कि अंडर आर्टिकल 352, 56 एंड 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं। इसमें हम जो देखेंगे वो सिर्फ 352 के अंडर जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो नेशनल इमरजेंसी को लगाने के पीछे जो कारण है उससे भी हमने एक बार डिस्कस किया, लेकिन फिर से यहाँ बता देते हैं। नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि देश जब खतरे में हो, है ना, देश या देश का कोई एक हिस्सा जब खतरे में हो तो हमें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना होता है, और ये हमारे संविधान के एक आर्टिकल के माध्यम से दिया हुआ है, जो कि है 352। और उसमें 3 कारण बताए गए हैं: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन जो है उसे संशोधन करके जोड़ा गया, वो बताएंगे कि कब। लेकिन जो ये 3 आधार है वो क्या है? जब भी युद्ध हो दो देशों के बीच, जैसे भारत का किसी के साथ युद्ध छिड़ जाए तो स्वाभाविक है कि नेशनल इमरजेंसी लगाया जाना चाहिए। हो सकता है कि ना भी लगे, अगर युद्ध का जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, तो ये डिपेंड करता है सरकार पर, सरकार लगा सकती है। और एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि कोई भी शत्रु देश हमें धमकी दे रहा हो, लगातार युद्ध की बात कर रहा हो, तो ऐसे समय में हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। यहाँ तक कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन असल में उत्पन्न होने से पहले भी हम लगा सकते हैं, अगर हमें ऐसा महसूस हो जाए कि ऐसा ऐसा होने वाला है। हमें मतलब राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि ऐसा हो सकता है। और महसूस कैसे होगा? फैक्ट होंगे, डाटा होगा, कुछ एनालिसिस होगा, उसके आधार पे होगा। बड़े बड़े तुर्रम खान बैठे हुए हैं हमारी सरकार में, मतलब होंगे, मेरे को ऐसा लगता है, पर है कि नहीं पता नहीं, बेड़ा गर्क कर रखा है देश का। खैर जो भी हो, तो द प्रेसिडेंट इवन इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लागू होने के बाद भी, मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी लगाया गया, है ना, एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी लगाया गया। और इस इमरजेंसी में क्या हुआ कि एक भाग में इमरजेंसी लगा जो कि पूर्वी भाग था, लेकिन उसके साथ साथ जब चीन से पहले छिड़ा था तो इमरजेंसी लगा, उसके बाद फिर से इमरजेंसी लगा एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर जब हम पाकिस्तान के साथ भिड़े। मतलब कि एक तो इमरजेंसी लगा हुआ था, दूसरा इमरजेंसी फिर लग गया। किसी क्यों देखा जाए, एक्चुअली आई एम लिटिल बिट ओके, तो इंडिया और इंडिया के किसी भी एक भाग में लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि पूरे देश में इमरजेंसी नहीं थी, किसी एक हिस्से में था, फिर से किसी एक हिस्से में लगाना पड़ा, तो इमरजेंसी दोबारा घोषित किया जा सकता है, ठीक है। 42 अमेंडमेंट 76 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रेसिडेंट को यह शक्ति दी गई कि नेशनल इमरजेंसी को किसी एक स्पेसिफिक पार्ट यानी कि कुछ ऐसे सीमित क्षेत्र तक ही नेशनल इमरजेंसी के ऑपरेशन को सीमित कर सकती है, उसके ऑपरेशन को लिमिट कर सकती है कि यहाँ तक जो एरिया है उसमें नेशनल इमरजेंसी रहेगी और पूरे देश में आम गतिविधि जारी रहेगी, वहाँ पे सारे अधिकार बहाल होंगे, सब कुछ। लेकिन जहाँ पे जिस एरिया में नेशनल इमरजेंसी है वहाँ पे आर्टिकल 19 सस्पेंडेड हो गए, फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हो गए, सेंटर स्टेट रिलेशन सस्पेंडेड होगा, बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट 78 ने आर्म्ड रिबेलियन का आर्म्ड रिबेलियन शब्द को जोड़ा, उसकी जगह जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना, बेसिकली इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे आर्म्ड रिबेलियन शब्द को जोड़ा गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस इसलिए हटाया गया क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही ज़्यादा वेग था, मतलब वेग बोले तो ओछी कोई परफेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं था इसका। और यही वो कारण था कि 75 में इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी घोषित किया इसी आधार पर, जबकि ना ही हमारे देश में वॉर था, एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं था, आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, सिर्फ आंदोलन था। और उस समय तो बात कुछ ऐसी है कि इंदिरा गांधी अपनी सीट भी खो चुकी थी और उन्हें फिर इलेक्शन लड़ने के लिए भी दिक्कत आ रही थी, तो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाया। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। तो उस समय नेशनल इमरजेंसी जो 75 में लगाई गई थी, इंदिरा गांधी के कहने मात्र से ही प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगा दिया था। जबकि उसी को देखते हुए जब दूसरी बार जनता पार्टी आई सरकार में तो उन्होंने कहा कि हम एक सेफ्टी जोड़ेंगे और 44th अमेंडमेंट संशोधन किया और उसमें संशोधन करके कहा कि रिटर्न रिकमेंडेशन जरूरी होगा, किसका? कैबिनेट, एंटायर कैबिनेट, सरकार के हर एक सदस्य का उसमें हस्ताक्षर जरूरी है, हस्ताक्षर प्लस रिटर्न रिकमेंडेशन के लिखित में दिया हो कि आप लगाओ इमरजेंसी, तब लगाया जाएगा, सिर्फ एक पीएम के कहने से नहीं लगेगा इमरजेंसी। नाउ 38th अमेंडमेंट जो कि नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखता था, 44th अमेंडमेंट ने क्या किया? इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया, यानी कि अब नेशनल इमरजेंसी को भी क्वेश्चन किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी को भी क्वेश्चन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस 1980 में नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया, है ना, उन्होंने जजमेंट दिया कि नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है। किस आधार पे? कि वो मैलाफाइड है, इरेलेवेंट फैक्ट्स के आधार पर उसने इमरजेंसी लगा दी, या फिर अपसर्ड का मतलब क्या होता है? धक्की अनुशी, बेकार में लगा दिया इमरजेंसी, या फिर इसी तरह के और भी खराब कारणों की वजह से
नहीं लगाया जा सकता इमरजेंसी। जब जांच किया जाएगा और पता चलेगा जुडिशियल रिव्यू में कि नहीं गलत है तो गलत है। पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, तो जब भी इमरजेंसी लगती है तो उसमें सिर्फ सरकार ने अभी तो पहला सेफगार्ड क्या है कि कैबिनेट 44th ने बहुत काम किया, कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन, उसके बाद भी हमें चाहिए होगा पार्लियामेंट का अप्रूवल अगर इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है तो, है ना। तो इसके लिए दोनों सदनों यानी कि संसद के जो दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा, दोनों सदनों का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, और वो भी 2/3 वोट, मोर देन 2/3 वोट, यानी स्पेशल मेजोरिटी से उसमें अप्रूवल चाहिए दोनों सदनों का। और 1 महीने के भीतर चाहिए, जब नेशनल इमरजेंसी घोषित हुआ उसके 1 महीने के भीतर हमें अप्रूवल चाहिए दोनों सदनों का, जो कि पहले ये समय 2 महीने का था, लेकिन इसे घटाकर 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1 महीना कर दिया गया, 1 महीना कर दिया गया। लोकसभा डिसोल्यूशन के केस में अब देखिए क्या होता है कि हमने जो संसदीय व्यवस्था अपनाई है उसमें सरकार जो है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के प्रतिनिधियों से बनती है। तो सर इसमें जो लोकसभा होता है निचला सदन, उसका डिसोल्यूशन होता है, विघटन। तो विघटन के केस में क्या होता है कि लोकसभा फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट यानी कि पुनर्गठित होता है नए चुनाव के बाद। तो नया चुनाव जब होगा और नए चुनाव के बाद जब लोकसभा फिर से गठित होगा तो उसके ठीक 30 दिन बाद अप्रूवल मिल जाना चाहिए, और इस समय काल के दौरान राज्यसभा से उसको अप्रूवल मिला हुआ होना चाहिए पहले से। तो यानी कि ये मैक्सिमम टाइम कितना हो जाएगा, 6 मंथ होता है डिसोल्यूशन का टाइम। 6 मंथ कितना होता है डिसोल्यूशन का टाइम, मैक्सिमम डिसोल्यूशन कितना हो सकता है 6 मंथ का, 6 मंथ प्लस 30 डेज़ के अंदर, यानी कि 6 मंथ और क्या ये है, हाँ शायद, ओके। तो इतना टाइम लग जाएगा फिर अगर डिसोल्यूशन का केस होगा तो। इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, अगर दोनों सदनों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है और 2/3 मेजोरिटी से, तो इमरजेंसी को 6 महीने के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है, 6 महीने, मात्र 6 महीना, और कैन बी एक्सटेंडेड, और उसे कितने ही टाइम, कितनी भी बार 6 महीने के लिए हर बार अप्रूव करके 6 महीने के लिए हर बार बढ़ाया जा सकता है। और ये मल्टीपल पीरियोडिकल अप्रूवल जो लाया गया वो भी सेफगार्ड जोड़ा गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा। और 44th अमेंडमेंट से पहले क्या था कि एक बार जब अप्रूवल मिल जाता था कि इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए और कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, तो वो कंटिन्यू रहती थी जब तक कि कैबिनेट जो है एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट बोले तो एग्जीक्यूटिव अपना, जब तक उनकी इच्छा होती थी तब तक इमरजेंसी रहता था, बार बार हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए था। तो बेसिकली देखा जाए तो हमने संसद को इन संशोधनों के माध्यम से ज़्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली बनाने की कोशिश की। 44th अमेंडमेंट एक्ट देखा जाए तो बहुत ही प्रभावकारी है हमारे संसद और लोकतांत्रिक इतिहास में। 44th अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कई मामलों में, कई मायनों में 44th अमेंडमेंट एक्ट के बिना 42 की चर्चा उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी 44th की होनी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत सारा काम किया है। और आगे अगर हम देखें तो बिफोर दैट इमरजेंसी, ओके हमने ये बता दिया। फॉर अप्रूवल स्पेशल मेजोरिटी मोर देन 2/3, ये भी हमने बता दिया है। और हाँ एक चीज़ और कि जो जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लग गई उसके बाद नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है, रिवोक मतलब कि उसे हटाना है, तो उसके लिए भी एक सिंपल सा अप्रूवल चाहिए, किसका, लोकसभा का सिर्फ एक सदन का, लोकसभा का, और वो भी 2/3 से भी कम मेजोरिटी चाहिए, यानी कि सिंपल मेजोरिटी 50% मेजोरिटी के साथ हम किसको खत्म कर सकते हैं, इमरजेंसी के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं देश से। तो ये था नेशनल इमरजेंसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो।